दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। तो आइए इस सीरीज का अंतिम क्लास शुरुआत करें। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं आकाश, डायरेक्टर ऑफ रेबल स्पोकन इंग्लिश, आपका, आप सबों का, आप सारे बच्चों को इस सीरीज के अंतिम क्लास में स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और साधुवाद भी करता हूं और ढेर सारे प्यार देता हूं, ताकि आपने इस सीरीज का 9 क्लास 1 2 3 और लगातार देखते हुए आज 10वें क्लास पे आए। ये सीरीज आपको काफ़ी मदद किया होगा और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी जानते होंगे, ये सीरीज आपका एक नई उड़ान दिया होगा। और एक नई उड़ान के साथ इसी तरह से हम लोग वीडियो लाते रहेंगे हर सैटरडे को 7 बजे। तो ये सीरीज का अंतिम क्लास, आई मीन 10वां क्लास, आइए शुरुआत करते हैं ताकि आप इसमें समझ पाएं कि क्या है। पिछले 9 क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस है हेल्प में और कैच में, असिस्ट में, होल्ड में। और आपने बहुत सारा प्रेम दिखाया, बहुत सारा आपने खुश हुआ और बोला बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो मैं सुनकर बहुत खुश हुआ। अब आइए शुरुआत करते हैं इस सीरीज का अंतिम क्लास, 10वां क्लास। और रोज में बोलचाल के भाषा में मुझे आशा है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ, एवरीथिंग इज मस्ट बट इंग्लिश इज फास्ट। और आप पेन कॉपी फटाफट लेकर बैठ जाइए ताकि आप इसको नोट्स भी करते चलेंगे। बहुत सारा चीज़ नोट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, फिर आप देखेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, सारे बातें जब सुनते हैं तो याद रहता है और बाद में भूल जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा लिखते चलेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो रोज बोले जाने वाले वाक्यों का सेंटेंस, आइए थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, थोड़ा डिफरेंस बताकर कि कैसे क्या चीज़ें होता है, कैसे हम लोग को समझना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ, देखिए सेंटेंस आते हैं और ग्रामर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप केवल ग्रामर रट लें। अपने शर्तों पे, अपने अनुसार ग्रामर को चेंज करते रहें, उसी को इंग्लिश कहा जाता है। तब आपका एक ऑप्टिमम लेवल तक अंग्रेजी आ गया है और लोग समझता है आपको कि आपकी अंग्रेजी है कि एक ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम मतलब होता है आदर्श लेवल, इसलिए मैंने बोला कि नोट लेकर रखिएगा। ऑप्टिमम लेवल तक आ गया है। अब गौर से देखिएगा, 2 सेंटेंस है यहाँ। मैंने आपको शुरुआत डिफरेंसेस से कर दिया कि क्या कंफ्यूज करता है ये सेंटेंस। पहला सेंटेंस है आई डोंट नो मच अबाउट इट और दूसरा सेंटेंस है आई डोंट नो मोर अबाउट इट। अब ये दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे ऑलमोस्ट, बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि लगभग दोनों सही ही है सर, लेकिन दोनों में बहुत 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 अंतर है। देखिए क्या अंतर है। आई डोंट नो मच अबाउट इट और आई डोंट नो मोर अबाउट इट। ऐसे सही सेंटेंस तो दोनों है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आई एम गुड और आई एम बेटर, और तीसरा आई एम द बेस्ट। अब मैं आपसे पूछ लूं भाई मेरे कि ये तीनों में कौन सेंटेंस अच्छा है। आई एम गुड सही है, करेक्ट है, या आई एम बेटर करेक्ट है, या आई एम द बेस्ट करेक्ट है। और हाँ, मैं जान रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि सर तीनों सही है, लेकिन केवल इस इतने भर बता देने से काम नहीं चलेगा। वाई और दूसरा हाउ, क्यों और कैसे सही है तीनों, आपको ये भी बताना पड़ेगा। अन्यथा जहां आई एम गुड बोल सकते हैं वहां गुड ही बोल सकते हैं, बेटर नहीं बोल सकते हैं। और जहां बेटर बोल सकते हैं वहां बेटर ही बोल सकते हैं, बेस्ट नहीं बोल सकते हैं। तो कहाँ आई एम गुड बोलेंगे, कहाँ आई एम बेटर बोलेंगे और कहाँ आई एम बेस्ट बोलेंगे, इसकी समझ है तो समझ लीजिए कि आपकी अंग्रेजी ऑप्टिमल लेवल तक आ रही है। तो आइए मैं बता दूं, ये अगला सैटरडे को बताऊंगा ये तीनों में क्या अंतर है। आइए पहले इसको देख लेता हूं। आई डोंट नो मच अबाउट इट का मतलब हुआ मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूं, बस इतना ही जानता हूं। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बस इतना ही जानता हूं। इसका मतलब हुआ मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूं। जैसा कि आप जान जाइए, डिग्री 3 होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कॉम्परेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो मच जो है आपको पता है, बचपन से सर लोगों ने पढ़ाया है मच, और दूसरा वर्ड हो गया आपको पता है मेनी। ये दोनों पॉजिटिव डिग्री है और उसी में का एक वर्ड है जिसमें मैंने यहाँ मच देखा है। तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ, कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक में आपने यहाँ मोर होता है मच का भी और मेनी का भी मोर होता है। तो
एक में मोर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ जितना मैं बताया हूं ना, इससे ज्यादा आगे नहीं जानता हूं, बस इतना ही तक जानता हूं। ये कंपेयर करने के लिए मोर लगता है कि आई डोंट नो मोर अबाउट इट, मतलब जितना बताया हूं उतना ही जानता हूं, इससे आगे या जो और बताने वाला था या और है और नहीं है। मतलब हम तुलना कर रहे हैं कि आई डोंट नो मोर अबाउट इट, मैं इतना ही जानता हूँ ना, इससे आगे नहीं जानता हूँ, या जो वो बताया है उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, जितना बताया हूँ इतना ही तक जानता हूँ। ये कंपेरेटिवली है, और ये जो है मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना ही जानता हूँ, इसके आगे होता होगा लेकिन मेरे को नहीं पता है। और इसमें क्या है ध्यान रखिएगा, उससे आगे वो जानता होगा लेकिन मैं जो है इतना ही जानता हूँ, यानी जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ ये लगता है। आशा है समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। आई डोंट नो मच अबाउट इट जब कंपेयर नहीं करते हैं, जब तुलना नहीं करते हैं तो आई डोंट नो मच अबाउट इट। और जब तुलना कर रहे हैं किसी चीज़ से कि जो वो बताया है उसके तुलना में या इससे आगे पीछे जो तुलना करेंगे, तब जाकर हम इसको यूज करेंगे आई डोंट नो मोर अबाउट इट। आगे देखिएगा, यू आर सीरियस और दूसरा है यू आर बीइंग सीरियस। ये दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर दोनों में क्या अंतर है, यू आर सीरियस एंड यू आर बीइंग सीरियस, इसलिए मैंने बोला कि ग्रामर केवल जो लिखा है वो जानने की जरूरत नहीं है, अपने शर्तों पे ग्रामर यूज करना। अब देखिए, इसका मतलब हुआ यू आर सीरियस का मतलब आप सीरियस हो और जनरली रहते हो। इसका मतलब हुआ कि यू आर बीइंग सीरियस, तुम सीरियस हो रहे हो, जो जनरली होते नहीं हो। पता नहीं अभी क्या हो गया कि तुम सीरियस हो रहे हो, जो जनरली नहीं हुआ करते थे। आमतौर पर यह देखा जाता है कि तुम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो। आज क्या बात है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट नाउ, अभी फिलहाल तुम सीरियस हो रहे हो। तो याद रखिएगा, यू आर सीरियस जो हमेशा रहते हो, और तुम सीरियस हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड जबकि जब हमेशा सीरियस नहीं रहते हो, इस पार्टिकुलर टाइम में आप सीरियस हो रहे हो, तो यहाँ लगाते हैं यू आर बीइंग सीरियस। अब मान लीजिए यहाँ ये बच्चा है और जनरली वो नर्वस नहीं होता है, और फिलहाल पता नहीं 4 आदमी इसको देखने आ गए इसकी शादी के लिए, और उस वक्त वो ये हताश होने लगा, निराश होने लगा, बार बार पानी पीने लगा, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर नर्वस या यू आर बीइंग नर्वस, जो जनरली नहीं होता है। लेकिन अभी जो है इसकी शादी की बात चल रही है तो ये नर्वस हो रहा है, तो मैं बोलूंगा यार क्या हो गया तुमको, यू आर बीइंग नर्वस। यू आर नर्वस नहीं बोलूंगा, यू आर बीइंग नर्वस। जब आपकी इंटरव्यू होती है तो आप क्या होते हैं, यू आर नर्वस, आप नर्वस होते हैं, या आप उस पॉइंट ऑफ टाइम, उसी समय जब नर्वस होते हैं तो आप बोलते हैं यू आर बीइंग नर्वस। आशा है समझ गए होंगे। कोई आदमी कभी खुश नहीं रहता हो और अभी कोई खुश हो जाए तो आपको आश्चर्य होगा, क्या बात है तुम खुश हो रहे हो अभी, तो यू आर बीइंग हैप्पी। क्या बात है, यू आर बीइंग हैप्पी, आप खुश हो रहे हो, कुछ तो बात है जो कि तुम हमेशा मुंह लटकाए रहते हो, अभी खुश हो रहे हो, तो उस पार्टिकुलर टाइम के लिए बीइंग लगाएंगे। आशा है समझ गए होंगे। अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और आप इसको थोड़ा देखिएगा। देखिए कितना, इसलिए मैंने बोला ना कि अपने शर्तों पे आपको अंग्रेजी को जीना है, अपने शर्तों पे इसको इस्तेमाल करना है, अपने शर्तों पे कहीं बोलना है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसको हम बोलेंगे यू आर सीरियस एंड यू आर बीइंग सीरियस, किस सिचुएशन में बोलेंगे। जो पार्टिकुलर अभी हो रहा है तो यू आर बीइंग सीरियस, और जो हमेशा रहता है यू आर सीरियस। तुम तो हमेशा सीरियस होते हो यार, क्या बताए। अब देखिए, सीमा इज टॉकिंग इन द क्लास। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मामला है वो इसका है। किस चीज़ का थोड़ा समझाना है मुझे आपको, ताकि आप ये समझ ले। ALWAYS, ये ऑलवेज एक ऐसा वर्ड है सर, आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि जब भी ये लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो ये निगेटिव सेंस देता है। कौन सेंस देता है? निगेटिव सेंस देता है। अब देखिए सेंटेंस है, सीमा इज टॉकिंग इन द क्लास। सीमा क्लास में बात कर रही है, सर ने कहा कि आप सीमा आप बात कीजिए, और सर चले गए, और सीमा क्लास में बात कर रही है। तो किस सुनील सर से मैंने पूछा कि सीमा क्या कर रही है, तो सीमा इज टॉकिंग इन द क्लास, सीमा क्लास में बात कर रही है, जो आप टास्क दिए हैं। दैट इज गुड, बहुत अच्छा। और सीमा इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, अब इसका मतलब हुआ कि ऑलवेज जब भी कंटिन्यूअस टेंस में लगता है फ्रेंड, कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये टोन जब भी देगा वो नेगेटिव टोन में देता है। तो सीमा इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, सर जो है पढ़ाते रहते हैं फिर भी वो बात करते रहती है, अपने सर के पढ़ाइयों को ध्यान नहीं देती है। तो इसका मतलब हुआ सीमा इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, सीमा हमेशा क्लास में बात करते रहती है, जो कि डिस्टर्ब होता है क्लास, बात करते रहती है। मैं लिख भी देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। सीमा बात करते रहती है। जैसे कोई आदमी मुस्कुराए, मैं बोलूं कि अनुष्का मुस्कुरा रही है, तो अनुष्का इज स्माइलिंग, अच्छी बात है यार,
एवरीबॉडी लाइक ए स्माइलिंग फेस, हर लोग को अच्छा लगता है, एवरीबॉडी लाइक्स ए स्माइलिंग थोबड़ा, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहे ये भी ठीक नहीं है। तो ये क्या बोलूंगा कि अनुष्का इज ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहती है। सर समझाते हैं कि तुम लोग पढ़ाई करो, लिखाई करो, और पढ़ाई लिखाई कर कर आगे बढ़ जाओ। तो अब सर रोज समझाइए करें, रोज मोटिवेट करें, अंग्रेजी है वो पढ़ेबे नहीं करें, तो कहेंगे यार सर तो दिमाग खा गया। ही इज ऑलवेज कन्विंसिंग, ये हमेशा समझाते रहता है। कन्विंस मैंने समझाना होता है, अगर नहीं जानते हैं तो भाई मेरे इसको लिख लीजिएगा, नथिंग इज रॉन्ग, कन्विंस मैंने समझाना। तो यहाँ सेंस हुआ कि सर हमेशा समझाते रहते हैं। तो समझाना कन्विंस मैंने होता है, यहाँ वी का उच्चारण व लीजिएगा, कन्विंस होता है, कन्विंस नहीं होता है। सर इज ऑलवेज कन्विंसिंग, समझाएं अच्छा बात है, हम वेलकम करते हैं, राइट ना। ये सीमा है, खाती है, हर आदमी खाता है, लेकिन जब देखो तो मुंह चलते रहता है। तो ये खाती ही रहती है, तो क्या लगाना होगा कंटिन्यूअस टेंस में, सी इज ऑलवेज ईटिंग, ये हमेशा खाते रहती है। अब खा रही तो अच्छी बात है, नहीं खाएगी तो कैसे जिंदा रहेगी। सी इज ईटिंग, याद रखिएगा दोनों में क्या अंतर हो गया, सी इज ईटिंग और सी इज ऑलवेज ईटिंग। इस तरह का फर्क है भाई मेरे, समझिए, राइट ना। जब देखो वो जाते रहती है, ठीक है जाए, जाना भी चाहिए, लेकिन जब देखो तब जाते रहती है, सी इज ऑलवेज गोइंग। तो ऑलवेज जब कंटिन्यूअस में लगता है तो ये नेगेटिव सेंस में देता है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, कितना आपका काम का है, आशा है समझ गए होंगे। फिर आगे मूविंग फर्दर, आगे समझा दूं मैं आपको। एक और है, देखिए दो सेंटेंस है, अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको काफी मदद करेगा ताकि आप कहीं बोल पाए। अब ये सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, गौर से देखिएगा। सेंटेंस है कि माई मदर लिव्स इन दिल्ली, और दूसरा है माई मदर इज लिविंग इन दिल्ली। अब ये दोनों में कौन सेंटेंस सही है भाई मेरे, बताइए जल्दी से, चाहिए मैं 3 सेकंड देता हूं, आप बताइए। माई मदर लिव्स इन दिल्ली और माई मदर इज लिविंग इन दिल्ली। 1, 2, 3, 4, 5। गुड, जिन्होंने बताया बधाई हो, जिनको नहीं बताया कोई बात नहीं, आइए सीख लेते हैं, फिर आज से हम लोग सीख लेंगे। तो आइए, माई मदर लिव्स इन दिल्ली, अगर ये लिव्स इन दिल्ली होगा, याद रखिएगा, तो आपकी मम्मी का परमानेंट व्यवस्था वहां होगा, परमानेंट अरेंजमेंट। जब भी परमानेंट अरेंजमेंट होता है, परमानेंट व्यवस्था होता है, तो वहां हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर आप जानते होंगे तो आप फील कर लीजिएगा। परमानेंट व्यवस्था के लिए हम लोग लिव्स लगाते हैं, और जब इज लिविंग होगा तो इसका मतलब हुआ टेम्पोररी अरेंजमेंट है, टेम्पोररी अरेंजमेंट। टेम्पोररी अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, अस्थाई, परमानेंट में अस्थाई। मान लीजिए आपके पापा दिल्ली में काम करते हैं, और उन भगवान ना करे उनको डेंगू हो गया है। जब डेंगू हो गया है तो मम्मी ने गया और जाकर वहाँ देखा पापा को, नीचे फर्श पर बिछाकर सोया, तो परमानेंट तो रहना नहीं है। 8-10 दिन छुट्टी लेकर मम्मी गई, सी इज ए हेड मिसेज ऑफ सिवान, और सिवान में वो रहती हैं और पढ़ाती हैं। तो फिर अब क्या करी, गई 10 दिन रही, पापा ठीक हो गए, फिर आप चली आई। इस सिचुएशन में अगर बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे कि माई मदर इज लिविंग इन दिल्ली। अब मेरी मम्मी जो है दिल्ली में रह रही हैं, और टेम्पोररी थोड़ा देर के लिए गई हैं। इन बिटवीन कोई आ जाता है आंटी पूछने के लिए, आपका दोस्त की आंटी नहीं दिख रही है, बोले कि माई मदर इज लिविंग इन दिल्ली, टेम्पोररी अरेंजमेंट है वहाँ, थोड़ा अस्थायी रूप से गई हैं, फिर आ जाएंगी तो लिविंग। और मम्मी वहीं जॉब करती है, पापा भी वहीं जॉब करते हैं, तो परमानेंट व्यवस्था है, आपका फ्लैट है और वो सब कुछ है, तो माई माई मदर लिव्स इन दिल्ली। आशा है समझ गए होंगे। अब बताइए, सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, माई फादर लिव्स इन इंडिया और माई फादर इज लिविंग इन इंडिया, दोनों में कौन सही है। अगर दोनों सही है तो कैसे सही है, ये अब आपको बताना है, चूंकि मैं बता चुका हूं। आशा है आप समझ गए होंगे। सही तो दोनों है भाई मेरे। अगर आपके पापा इंडिया में रहते हैं और परमानेंट यहीं के हैं तब तो ठीक है। अगर किसी के पापा चाइना का चिंग चोंग चांग है और थोड़े देर के लिए इंडिया आए हैं और फिर वो चले जाएंगे चाइना में, तो क्या होगा, माई फादर इज लिविंग इन इंडिया। तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा है कि हमारे पापा यहीं के हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि माई फादर लिव्स इन इंडिया, ना कि ये हम बोलेंगे। इसलिए कभी गौर कीजिएगा, कोई पूछता है आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि आई एम स्टडिंग, क्योंकि टेम्पोररी ही रहिएगा उस क्लास में। आई एम स्टडिंग इन 11th, आई स्टडी नहीं बोलेंगे, क्योंकि परमानेंट उसी में क्लास में राजा बाबू की तरह नहीं रहेंगे आप।
फिर पास होकर 12th में जाएंगे, फिर वो कॉलेज भी छोड़ना होगा, इसलिए आई एम स्टडिंग होता है, आई एम डूइंग हुआ। अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ टेंस, तो मैं क्या बोलूँगा, आई टीच टेंस या आई एम टीचिंग टेंस। कल कुछ और पढ़ाना है तो इसलिए मैं आई एम टीचिंग टेंस होगा, तो आई टीच टेंस भी होगा, आई एम टीचिंग टेंस होगा। इसीलिए मैंने बोला अंग्रेजी अपने शर्त पे यूज़ करना है। जब हम एक क्वालिटी इंग्लिश जान जाते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, माई फादर इज़ लिविंग इन इंडिया, माई फादर लिव्स इन इंडिया, दोनों ही सही है। शर्त यह है कि अगर आपके पिताजी कहीं और के हैं और थोड़ा दिन आए हैं, रहेंगे, फिर निकल लेंगे, तो इज़ लिविंग होगा, और परमानेंट यही के हैं तो आपको लिव्स लगाना होगा। आशा है समझ गए होंगे। ये 4 डिफरेंसेस मैंने आपको दिया। और आते हैं अब डेली यूजेस सेंटेंसेस पे। इस तरह का फर्क क्या है कि सैटरडे को, हर सैटरडे को 7 बजे मैं लाने वाला हूं, ताकि आप सही तरह से सही जगह पे सही वर्ड और सही सेंटेंस इस्तेमाल कर सकें। राइट वर्ड राइट प्लेस, याद है ना, बस को कैच नहीं करते हैं, बस को बोर्ड करते हैं। ऐसे वर्ड हम नहीं बोल सकते हैं कहीं भी, अन्यथा सामने वाला समझ जाता है, आपका बात समझ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको भी समझ जाता है। 3 प्रकार का अंग्रेजी होता है। एक बेसिक लेवल का, जिसमें मुझे पानी चाहिए तो मैं किसी को कहता हूँ हेलो मी वाटर। तो बात तो मैं बोल ही रहा हूँ, इंग्लिश ही बोल रहा हूँ कि हेलो मी वाटर। एक दूसरा तरीका है, एक्सक्यूज मी कैन यू गिव मी वाटर, कैन यू गिव मी वाटर। तो ये ठीक है, क्वेश्चन है, कैन पहले है, बोल सकते हैं। और एक तीसरी क्वालिटी है, एक्सक्यूज मी कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। मुझे नहीं पता आप किस लेवल तक अपने अंग्रेजी को लेके जाते हैं। कंफर्टेबिलिटी ये आता है कि जब हम देखते हैं किसी और को कि वैसे ही बोल रहा है, तो हम भी उसको वैसे ही फॉलो कर लेते हैं। एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। किसी गांव में हर आदमी को घेघ होता था। उसमें एक बंदा को एक घेघ नहीं हुआ, जैसे नहीं यहाँ निकल जाता है गर्दन में इतना बड़ा, तो एक आदमी को नहीं हुआ, तो सारे गांव वाला मिलकर बोलने लगे कि यार तुमको तो बीमारी है, तुमको तो बीमारी है, तुमको तो बीमारी है, जाके चेक कराओ। तो बेचारा दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे गांव में सारे लोगों को घेघ है, मेरे तो है ही नहीं, मेरे को ये कौन बीमारी हो गया, मेरे को भी घेघ कर दीजिए कि मेरा ही आ जाए, कोई दवा चलाइए। बोला बेवकूफ हो तुमको बीमारी नहीं है, जिनको जिनको हुआ है उन्हीं को घेघ है। तो कई बार सिचुएशन क्या होता है ना, कि मेजोरिटी के लोग जो होता है ना, बहुमत वाले लोग ज्यादा बोलते हैं आई लव यू टू, आई लव यू टू, तो हम लोग को भी लगता है कि आई लव यू टू ही सही है, जबकि इसका मतलब हुआ मैं आपको भी प्यार करता हूँ। जबकि करेक्ट होगा आई टू लव यू, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तो ये समझिए इस बात को। इसलिए आपको अपने शर्त पे ध्यान देना है, अपने शर्त पे अंग्रेजी सीखना है, अपने शर्त पे अंग्रेजी बोलना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार बोलना है, रट कर नहीं बोलना है। आशा है आप समझ गए होंगे क्या अंतर है। तो डेली यूजेस के देखिए, आइए हम आगे चलते हैं कि डेली यूजेस में कौन सा यूज कर पाएंगे वर्ड। डेली यूजेस में देखिए, आपको अगर बोलना है, क्यों नहीं हम लोग एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकते हैं और एक ही क्वेश्चन को कई तरह से जवाब दे सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि व्हाई डिडंट यू कम स्टडी, कल आप क्यों नहीं आए, तो आप कई तरह से आंसर दे सकते हैं। आई वॉज इल, मैं बीमार था, खत्म हो गया। ये भी नहीं सही, आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था, क्लियर है। ये भी नहीं आता है, सॉरी इट स्लिप फ्रॉम माई माइंड, ये भी नहीं सही, तो आपको बोल दीजिए आई एम सॉरी, काम खत्म। कोई जरूरी थोड़े है कि व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, आई डिडंट कम यस्टरडे बिकॉज ये वो, ऐसे नहीं बोला जा सकता है। तब तो आपको कई जन्म लेना पड़ेगा, तभी अंग्रेजी नहीं बोला सकता है सर। आपको अपनी बातों को, प्लॉट को समझा देना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, वो कमजोर हृदय का आदमी है। तो कई बार हम लोग सोचने लगते हैं ना कि अच्छा हृदय, तब तो हार्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। देखिए, कमजोर हृदय का आदमी मतलब डरपोक का सेंस कहा जा रहा है, समझिए। कई बार सिचुएशन के अनुसार अंग्रेजी बोला जाता है। कई बार देखिएगा ना, यहाँ से कोई हमारे दोस्त होते हैं और दिल्ली और बॉम्बे चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद से 4 दिन के बाद आते हैं तो कहते हैं व्हाट ए लाइफ इन बॉम्बे यार, कैसे आप लोग रहते हो यहाँ बिहार में, क्या वहाँ लाइफ है। तो हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पर्सन इज द सेम, कलर इज चेंज। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हैं। पर्सन इज द सेम, कलर इज चेंज, इसका मतलब हुआ सियरा हुए पोछिया रंगैले हुआ। तो इट डजेंट मीन दैट अब इसका ट्रांसलेशन बनाने लगेगा सियरा हुए
होशियार रंगैले बा, तो आपसे बन ही नहीं पाएगा सर, किसी से नहीं बन पाएगा। वो समझकर प्लॉट के अनुसार बनाया जाता है। तो पर्सन इज द सेम, कलर इज चेंज। देखिए सब बच्चियां हैं, इन लोगों की जब शादी होगी कितनी सीधी होती है जब शादी होता है तो है। 3 महीना शुरू शुरू का इन लोगों के लिए भारी होता है, और 3 महीने के बाद ये खुद भारी पड़ती है। तो घर वाले क्या बोलते हैं, गर्ल इज द सेम, लैंग्वेज इज चेंज, बिहेवियर इज चेंज। अब यहाँ इनको सियारा नहीं कहेंगे, ध्यान रखना होगा। तो कमजोर का मतलब क्या हुआ, आप इस बात को रियलाइज कर लिए होंगे कि अब कमजोर का मतलब हुआ चिकन हर्टेड। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुर्गी का दिल है, चिकन हर्टेड मतलब कमजोर आदमी। अब जो कुछ कमजोर आदमी होगा वो ध्यान रखना, वो आर्मी में नहीं जा सकता है। ये चिकन हर्टेड पर्सन कैन नॉट गो टू इन आर्मी। चिकन 100% कैन नॉट गो टू आर्मी। क्यों? क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि 3-4 दिन बिना खाने रहना पड़ सकता है। रस्सी मिलता है, बहुत सारा सांप मिल जाता है, पकड़ कर फेंकना पड़ता है। आई सैल्यूट द आर्मी मैन। वो हमारे देश के नेशन का बिल्डर है। वो रात भर जगते हैं तब हम लोग यहाँ सो पाते हैं। इनका सलाम है सर, याद रखिए। तो चिकन हार्टेड, यू नो, चिकन हार्टेड मतलब कमजोर आदमी तो जा ही नहीं सकता है। वो ट्रेनिंग में से भागना चाहता है, कहता हम नहीं रहेंगे। बहुत उसमें से 1-2 आदमी हैं जो जाते हैं तो कहते हैं पापा हम नहीं रहेंगे, हम भाग जाएंगे, हम चले आएंगे, भीख मांग कर खाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ा हार्ड होती है। और जिनको जज्बा होता है देश के लिए तो कहते हैं नहीं, कुछ भी करना पड़े मैं देश के लिए कर जाऊंगा। इसलिए इनकी रिस्पेक्ट है, जो रिस्पेक्ट इनकी है पूछिए मत, हर आदमी इनको रिस्पेक्ट करता है। और आई ऑल्सो सैल्यूट द आर्मी मैन। टिमिड, इसलिए डरपोक को लोग हम टिमिड बोलते हैं, जो जनरल हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। और ये मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मने पुआल होता है सर, स्ट्रॉ मने तिनका होता है। तो इसीलिए इसका ये वो कमजोर हृदय का आदमी है, ही इज चिकन हार्टेड, डरपोक है। सेंस से अंग्रेजी बनता है सर, कि कैसे हम लोग बताते हैं। जैसे हम इनको बोल दिया कि सी इज ए काऊ, तो इसका मतलब थोड़े कि ये गाय हैं। मेरा कहने का मतलब काऊ का मतलब हुआ सीधा से बात कर रहा, सिंपलेटन से बात किया, जिसको एकदम इनोसेंट, जो यहाँ है वो यहाँ है, सीधा भोला भाला। अब हो सकता है सी के जगह मतलब मैं ही कह दूं, ही इज काऊ। कई लोग को मैं सुनता हूं कि अपने पापा को बोलते हैं ही इज माई मदर। तो हो सकता है इनके माता जी डेथ कर गई हो और पापा ही मम्मा का रोल निभाया हो, इसलिए वो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि ही इज माई मदर। अब आपके ये लो मदर कैसे हो सकती हैं, ये सब चीजें नहीं। इसलिए मैंने बोला अंग्रेजी को अपने शर्तों पे सीखना है कि मुझे किस प्लॉट पे यूज करना है। कई सर लोग अपने स्टूडेंट को बोलते हैं ही इज माई हनुमान। किसी बैच में कोई बच्चा होता है उसको बोलते हैं ही इज विराट कोहली ऑफ दिस बैच, चैंपियन ऑफ दिस बैच। तो विराट सर तो बाहर बॉम्बे है, लेकिन वो भाव समझिए, इंग्लिश को अपने शर्त पे इस्तेमाल करना है। और ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है। और बिगनर है तो कोई बात नहीं। कई बच्चे आ रहे हैं तो हम कहते हैं बेटा टूटी फूटी इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश बोलो। व्हाट आर द फायदाज ऑफ ज्वाइनिंग रेबेल, आकाश सर इज माई गुरु, रेबेल इज बन टुमारो, डीएम घेराव परसों। ऐसे बोलो, स्टार्ट करो तो शुरुआत करो। ब्रोकन इंग्लिश बोलो, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 मंत्राज। और जब सीख जाओगे तो बोलना आई एम गोइंग टू गिव यू 3 टिप्स। तो स्टार्टिंग यहां से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोकन इंग्लिश से शुरुआत करके फिर हम वहां चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, शुरू में जब बच्चा इंग्लिश जब बोलना सीखता है तो याद रखिएगा बुआ को मम्मी बोलता है, चाचा को पापा बोलता है, और पापा को दादा बोलता है। और आसपास वाले सारे हंसते हैं, खूब मजे लेते हैं, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हंसिए। फिर वो पापा को बोलता है, मामा को बोलता है पापा, फिर सब लोग हंसता है घर का, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना हंसना है हंस लो। लेकिन जब बच्चा वैसे ही बोलना सीखता है और जब बड़े हो जाता है तो पापा को ही पापा बोलता है, मामा को ही मामा बोलता है, और चाचा को ही चाचा बोलता है। याद रखिएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि शुरुआत भले गड़बड़ होगा, 6 माह के बाद से आप भी जिसको जो बोलना होगा वही बोलिएगा। इसलिए शुरुआत वहां से की, आशा है शुरुआत आप करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चिकन हार्टेड। दूसरा देखिए, उसे समझाओ। देखो समझाना के अंग्रेजी जो होता है 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। लेकिन किस तरह का बात समझाना, अगर कोई बात एक समझाते हैं, किसी बोर्ड पे कोई चीज को विस्तार करते हैं, उसके लिए एक्सप्लेन होता है। जब हम अपने मम्मी को समझाकर कहीं पिकनिक पे निकल जाते हैं तो उसके लिए परसुएड होता है।
क्या होता है, मम्मी को परसुएट करते हैं, याद रखिएगा जी। और जब किसी को कन्विंस कर लेते हैं, समझा लेते हैं, ये होता है, राइट ना। और जब कोई आता है हमारे ऑफिस में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एडमिशन में, कन्विंस कर कर, या उनको थोड़ा काउंसिल कर कर, राय देकर, ये भी एक समझाना है। याद रखिएगा, समझना का अंग्रेजी अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड। इसमें डी का उच्चारण कोशिश कीजिए कि ना बोले अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, राइट ना, अंडरस्टैंड। तो कन्विंस कर लेना, किसी को राजी कर लेना। एक होता है सहमति, जिसको कॉन्सेंट बोलते हैं। कॉन्सेंट बने होता है राजामंदी। औकात नहीं कि कोई बिना सहमति के कोई आपको छू दे। आप अपना कॉन्सेंट देते हैं, यानी सहमति देते हैं, तभी कोई आपको छू सकता है। मैं अपने बच्चियों से बोलता हूँ, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, बेटा लड़कों से या किसी से बात करने में क्या होता है, लेकिन बिना आपके सहमति के बिना कोई आपको छू नहीं सकता, आपको कोई खराब नहीं कर सकता। जब तक आप अपना कॉन्सेंट नहीं देंगी, जिसको राजामंदी कहते हैं, जब तक आप सहमति नहीं देंगी, आपको कोई छू नहीं सकता है। कोरोना में भी हम लोग पढ़ाते थे तो कॉन्सेंट लेटर गार्जियन से ले लेते थे, कि तब जाकर आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ पाएगा, सहमति। कल को कोरोना हो जाए तो आप हमें कटघरे में ला देंगे। तो मैं आई वॉन्ट टू से, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेंट, कहीं पिकनिक ले जाते हैं हम लोग, तो गार्जियन से कॉन्सेंट लेटर लिखवा कर लेते हैं। कल को कहीं बदमाशी में उसका पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? गार्जियन तो कहेगा आप हमसे बिना परमिशन के क्यों ले गए मेरे बच्चे को। इसलिए कॉन्सेंट माने राजामंदी होता है, और किसी को राजी करा लेना तो परसुएड होता है, और किसी को कन्विंस कर लेते हैं समझाकर, ये होता है। और कौंसिल माने राय देकर किसी को समझा लेना, इसके लिए यूज करते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो देखिएगा, वो जिंदगी भर मुझसे प्यार करी, जिंदगी भर मेरे से प्यार की, तो जिंदगी भर का अंग्रेजी ऑल हर लाइफ। और मैं चाहूंगा कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करें, तो इस बात को रियलाइज करें कि कभी भी किसी के लिए आपको यूज करना हो तो यहाँ आप केस यूज कर लीजिएगा। आई लिव्ड इन लंदन ऑल माई लाइफ, मैंने पूरे जीवन, तो ये सेंस में हुआ, वो जिंदगी भर मेरे से प्यार की, सी लव्ड मी ऑल हर लाइफ। अगर ही होता तो यहाँ का होता, आप समझ रहे होंगे। वी होता वहाँ, जैसे यहाँ वी होता तो यहाँ का होता, आप समझ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा यूज कर लेना है, सी लव्ड मी ऑल हर लाइफ। नेक्स्ट है मेरा, एक काम करोगे। तो काम करने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रखना है, डू मी ए फेवर। डू समवन फेवर का मतलब काम करना होता है, इसको आप लिख लीजिए, और कभी भी होगा उसके अनुसार इसको यूज कर लेना होगा। देखिए, डू वंस, ओ एन ई एस, फेवर, एफ ए वी ओ यू। अब यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार आपको बदलते रहना है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, आई विल डू योर फेवर। विल यू डू माई फेवर, ध्यान देखिएगा, विल यू डू मी ए फेवर, क्या आप मेरा ये काम करोगे, बोला कर दूंगा, विल यू डू मी ए फेवर। डू विल यू डू हर ए फेवर, क्या तुम उसका एक काम कर दोगे, क्योंकि वो लड़की है। लड़का होता तो क्या बोलते हैं, विल यू डू हिज ए फेवर। तो ऐसे आप बहुत सारा चीज को हिम ए फेवर, यानी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लगा देना होगा के अनुसार। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं सर। 6 नंबर हो गया। अब 7वां हम लोग देखेंगे। सर बचा के, जब नहीं कहीं जाते हैं तो कहीं सीढ़ी से लड़ जाने वाला चीज होता है, तो इसका ध्यान रखना। इसके लिए अंग्रेजी जो यूज करते हैं, वॉच आउट यूज, सर बचा कर, ध्यान रखना। कोई ग्लास होता है तो कहते हैं भाई हाथ बचा कर, तो आप चाहो तो इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार दोस्त होता है तो हम कहते हैं माइंड द कार, यानी हटो गाड़ी आ रहा है। माइंड का यहाँ सेंस हुआ हटो, उससे बचो, माइंड द कार। अब वॉच आउट द हेड, अपना सर बचा के थोड़ा देख लेना, लड़ सकता है, तुम्हारा चोट लग सकता है। तो ये माइंड में भी होता है, माइंड द कार, हटो गाड़ी आ रही है। माइंड द कार का मतलब हो गया हटो गाड़ी आ रही है। माइंड द बुलेट, हटो बुलेट आ रही है। माइंड द ट्रेन, साइड हो जाओ, ट्रेन आ रही है। जब प्लेटफॉर्म पे हम लोग होते हैं, बहुत सारे हमारे घर वाले लव वन ड्यू नज़दीक तक चले जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, मम्मी डांटती है कि माइंड द ट्रेन, थोड़ा पीछे आ जाओ, जाने दो, माइंड द ट्रेन, हटो ट्रेन आ रही है। उतना नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कहाँ मानते हैं। उम्र मानने वाला थोड़े होता है, मानते तो है नहीं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए,
याद रखिएगा, जनरल कोई भी चीज दिखाते हैं और किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो मेरा सजेशन होगा कि डॉक्टर से मिलने के लिए सबसे सुंदर सा वर्ड जो होता है वो कंसल्ट होता है। ध्यान रखिए, तो जब किसी को आप राय देते हैं तो हम राय देने के लिए मस्ट या शुड का यूज करते हैं। आपको ना रेबल ज्वाइन करना चाहिए, आपको रेबल स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करना चाहिए, आपको ना ये इंग्लिश बाय आकाश सर चैनल देखना चाहिए। आप किसी को राय दे रहे हैं तो जब राय देते हैं तो शुड या मस्ट लगाते हैं, और डॉक्टर से मिलने के लिए कंसल्ट होता है। याद रखिए, डॉक्टर कोई दवा लिखता है तो उसको प्रिस्क्राइब करता है, राइट नहीं करता है सर, ध्यान रखिए। और कोई म्यूजिक और गाने लिखता है या कुछ ऐसा चीज लिखता है वो कंपोज कहा जाता है। लिख लीजिएगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो आप डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवा प्रिस्क्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जो तकलीफ है वो करेक्टिव कोर्स की तरफ चलने लगे। करेक्टिव कोर्स मैंने सुधार होने लगे। जैसे ये शब्द निकालते हैं ना, डॉक्टर समझ जाता है कि बच्चा पढ़ा लिखा आदमी है, आपको उसी हिसाब से व्यवहार कर। तो इसलिए आपका लैंग्वेज, ए मैन इज नोन टू इट्स लैंग्वेज, हिज लैंग्वेज, मैन इज नोन टू हिज लैंग्वेज, अपने भाषा से पहचान जाना जाता है। एक शब्द बोलते हैं, सामने वाला वो बात समझ जाता है। डॉक्टर साहब कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दीजिए, ये नहीं कि डॉक्टर साहब कुछ दवा राइट कर दीजिए, नहीं, प्रिस्क्राइब कर दीजिए। और जिस पे वो लिखते हैं डॉक्टर साहब दवा, उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। कंपोज, दिस म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, this music was composed, this article, this poem, this poet, these things, this poem has been composed by विलियम शेक्सपियर। ऐसे करके आप बहुत सारा चीज, तो डॉक्टर, आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए आपकी आंख में इतनी तकलीफ है, तो क्या करेंगे? यू शुड। अब यहां दिखाना के लिए शो नहीं यूज कर सकते, तो यूज करेंगे यहां तो ठीक नहीं होगा। हालांकि सामने वाला समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन आपको भी समझ जाएगा और आपकी अंग्रेजी को भी समझ जाएगा। इसलिए भाई मेरे, इसको यूज नहीं कर कर आपको बोलना चाहिए यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। और डॉक्टर साहब जो होंगे आपको दवा लिखेंगे, दवा डॉक्टर क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब करेंगे। और ध्यान रखिएगा, फिर लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको अंतर समझ गए होंगे, आगे चलता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, मुझे लगता है, देखिए लगना का अंग्रेजी क्या होता है, इसको याद रखना है। लगना का अंग्रेजी जो होता है, सपोज भी होता है और थिंक भी होता है। आप चाहें तो थिंक भी लगा सकते हैं, राइट ना? लगना का अंग्रेजी थिंक भी लगा सकते हैं, सपोज। आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, यूज कर लीजिए, आई थिंक यू नो हिम, मुझे लगता है कि आप उनको जानते हैं। तो थिंक मतलब समझिएगा, दो मतलब होता है। एक तो आप सोचते हैं किसी चीज को, और एक होता है जब आप अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे लगता है आकाश सर अच्छे टीचर हैं, आप मेरे को बोल रहे हैं, तो आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हमारे बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो आप कहिएगा आई थिंक आकाश सर इज ए गुड टीचर। तो ये देखिएगा, थिंक का एक मतलब होता है ओपिनियन, दूसरा आप पहले से जानते हैं, बहादुर है, मैं नहीं बता रहा हूं, आप समझ जाए। जैसे किसी ने सर पे हाथ रखा है, आप कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो, और वही व्हाट डू यू थिंक उसके बाद से ऑफ लगाकर आकाश सर बोल दे रहे हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आकाश सर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? आप यहाँ मतलब हो जाएगा आप आकाश सर के बारे में क्या विचार है। अब ये नहीं होगा कि आप आकाश सर के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्यों सोचिएगा, नहीं सोचिए ना। थैंक यू वेरी मच, आप समझ रहे हैं, सोचिए, लेकिन प्रिस्क्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या प्रिस्क्राइब कीजिए। अब दोनों में आपको बताना है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं और आप भी तो डॉक्टर नहीं है, इसलिए प्रिस्क्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या? इंग्लिश बाय आकाश सर। और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छी चीज़ों को शेयर किया जाता है। हालांकि अच्छा चीज़ जहां हम लोग देखते थे पहले बचपन की बदमाशी, दो तरह का नोट्स रखते थे, वन टू शेयर, वन नॉट टू शेयर। बताते नहीं थे और मम्मी से कह देते थे कि मेरा दोस्त आएगा ना तो बाहर वाला नोट्स दे देना, ये तकिया के नीचे जो मेरा है उसको मत देना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं, दिस इज नॉट नाइस, ये थोड़ा जेलस हो गया। इसलिए अच्छी चीज़ है तो शेयर कीजिए, प्रेस्क्राइब सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस्क्राइब मत कीजिए, और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपका कमेंट मैं देखता हूँ, इट्स वेरी एनर्जेटिक, आई लाइक इट। और मैंने बहुतों को देखा कि बहुत सारे कमेंट किए, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जी आप बहुत सारा चीज़ सीख रहे हैं। तो आगे देखते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, जो मैं थोड़ा देर पहले बता कर आया कि मच और मोर कहाँ लगता है।
जब आप कंपेयर नहीं करते हैं कि मुझको इसके बारे में कोई पता, ज़्यादा पता नहीं है, जो है वो बता दे रहा हूँ, तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, जो वो बताया है उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, इसके तुलना करेंगे तब जाकर यहाँ मोर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू आर इंजॉइंग। अगला देखिएगा, आपको ट्रैफिक से बचना चाहिए, इसके लिए आपको पहले जाना चाहिए। अब देखिए, एक बात आता है कि पहले का अंग्रेजी क्या होता है। कई बच्चा सोचता है हम बिफोर लगा दे, क्या बिफोर भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है, बिफोर के साथ लफड़ा ये है कि बिफोर के बाद कुछ चाहिए। केवल आपको बोलना हो कि पहले का अंग्रेजी सिर्फ बोलना हो, तो आज के बाद से आप अर्लियर लगाएंगे। तो अर्लियर, ध्यान रखिएगा, अर्लियर पहले लगाएंगे। और यहाँ देखिएगा लीव, लीव माने प्रस्थान करना, रवाना होना या कहीं के लिए निकलना, ये लीव। लीव माने रवाना होना, लीव अर्ली टू अवॉइड, अवॉइड माने बचना, कौन चीज से, ट्रैफिक से। तो लीव अर्ली, यहाँ रुकना है, बोलना कैसे, ध्यान रखिएगा, लीव अर्ली अवॉइड द ट्रैफिक। कैसे बोलना है, ध्यान रखना है। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आप लोग हमारे बीच हैं। और इसी को दूसरा तरीका देखिएगा दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आप लोग हमारे बीच हैं। अब देखिए, दोनों में फर्क देख लीजिए, क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है। अब दोनों में देख लीजिए कितना अंतर है। एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ है तो सामने वाला को एनर्जाइज करता है। मैं चाय पीने जा रहा हूँ, अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, थोड़ा देख लीजिएगा क्या होगा। तो आप चाहें तो देखिए, आई एम गोना हैव सम टी। तो देखिए, गोना मतलब गोइंग टू, आई एम गोना हैव सम टी। अब ऐसे कुछ मॉडर्न इंग्लिश में लोग लोग बोल भी रहे हैं कि आई एम गोना सम टी, आई एम गोना हैव सम टी। हैव मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा, पीने खाने के लिए हैव का यूज किया था। देखिएगा मूवी में अक्सर बोलता है कि आई एम गोइंग हैव ए ड्रिंक प्लीज, हैव ए सीट प्लीज, हैव ए रेस्ट प्लीज, हैव ए लुक प्लीज। तो ऐसे यूज करते हैं। तो आई एम गोना हैव सम टी, आई एम गोना हैव सम कॉफी, सम कॉफी में चाय वगैरह पीने जा रहा हूँ, तो यहाँ यूज करेंगे। अन्यथा आपको गोइंग टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। नीचे आ जाइएगा, वादा करो। वादा करना के अंग्रेजी क्या होगा, आप देख लीजिए। वादा करना के अंग्रेजी जो होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वादा करना का अंग्रेजी प्रोमिस होता है, प्रोमिस। प्रोमिस वर्ब होता है तो वादा करना होता है। आप चाहें तो बोले प्रोमिस मी, प्रोमिस मी, जी, आप चाहें तो बोले प्रोमिस मी। अब देखिएगा, एक और वर्ड आता है यहां, मेक ए प्रोमिस। तो यहां मेक का मतलब हो गया करना, प्रोमिस कीजिए, मेक ए प्रोमिस टू मी। आप ऐसे यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां भी लगा सकते हैं। मेक मी प्रोमिस, बोथ आर एक्सेप्टेबल, और दोनों यूज कर सकते हैं, मेक मी ए प्रोमिस या मेक ए प्रोमिस टू मी। तो वादा करना का तो मेक ए प्रोमिस होता है, बहुत सारे लोग वादा तोड़ते भी तो है, तो तोड़ना के क्या होगा, ब्रेक ए प्रॉमिस। आपने वादा तो किया था, लेकिन आपने वादा तोड़ दिया। लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं भाई मेरे, जो वादा निभाते भी हैं। तो निभाना के क्या होगा, तोड़ना तो सीख लिए, वादा करना भी सीख लिए, निभाना का अंग्रेजी का होगा, ये मैं छोड़ देता हूँ। आप बताइए, चलिए बता देता हूँ। कीप ए प्रॉमिस, वादा करते हैं तो वादा तोड़ते भी तो हैं, तो कुछ लोग निभाते भी तो हैं। कीप प्रॉमिस, ध्यान रखिएगा, वादा करना, वादा निभाना, वादा तोड़ना। अब एक वर्ड और भी है, WORD। इसका मतलब भी वादा होता है, जिसको हम लोग वचन बोल, वचन। यहाँ हो गया गिव, गिव ए वर्ड, गिव वर्ड मतलब होता है वचन। तब आपके पास वचन देना मतलब वादा करना। अब एक उर्दू वर्ड है और एक हिंदी वर्ड है, दीज आर द सेंटेंसेस डेली वर्ड यूजेस। आप बोल सकते हैं प्रोमिस मी या मेक मी प्रोमिस। और ध्यान रखिएगा, मेक ए प्रोमिस टू मी, एवरीबडी मेक्स प्रोमिस, हर आदमी वादा करता है, बट ए वेरी फ्यू पीपल कीप्स प्रोमिस, ए वेरी फ्यू पीपल कीप प्रोमिस। बहुत लोग वादा करते हैं, एवरीबडी मेक्स ए प्रोमिस, बट ए वेरी फ्यू पीपल, ए वेरी फ्यू पीपल कीप ए प्रॉमिस। आशा है समझ गए होंगे। दीज आर द वर्ड्स
मेक ए प्रॉमिस यू विल नॉट लाई, आप मुझसे वादा करो कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। ऐसे सेंटेंसेस आपको यूज करना है फ्रेंड्स। आशा है आज का क्लास आपके काफी फायदेमंद होगा और इस सीरीज का 10वां क्लास समाप्त होता है। तो आइए इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना नहीं और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को फिनिश करता हूं और अगले सैटरडे को फिर 7 बजे एक नई धमाकेदार और बहुत ही अच्छा कंफ्यूजन से भरा हुआ चीज़ों को क्लियर करते जाएं ताकि आप भर भर के इंग्लिश सीखें और शानदार, असरदार और दमदार इंग्लिश बोले ताकि लोग समझें कि हाँ इन्होंने अच्छे तरह से इंग्लिश सीख रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर लव। गुड लक। नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे इस सीरीज यहाँ अंत हुआ और फिर अगला क्या, अगला सैटरडे को बताते हैं क्या है। गुड लक फॉर दैट।